आज हम क्लास 10th के प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन यानी फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। ठीक है, जिसमें पहला प्रश्न हमारे सामने है, किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो हम जैसे सभी को जानते हैं कि प्रकाश की किरण जो है किस रेखा में गमन करता है। तो याद रखिएगा कि प्रकाश की किरणें हमेशा जो है, ठीक है सर, सीधी रेखा में गमन करती है। कौन रेखा में गमन करती है बाबू लोग? सीधी रेखा में गमन करती है प्रकाश की किरणें। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर प्रकाश की। तो प्रकाश क्या है? तो हम जो सभी को जानते हैं, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। और अगर पूछे तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की बाबू ऊर्जा है। क्या है? एनर्जी है। पूछेगा अगर एग्जाम में कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है सर? तो एनर्जी है। याद रखिएगा, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा का रूप होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बोलता है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। अब याद रखिएगा बाबू, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है, ठीक है, 3 लाख निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है बाबू? 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इतना किलोमीटर प्रति आवर में पूछा तो याद रखिएगा, निर्वात प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर घंटा। लेकिन सर ऑप्शन के अनुसार चले तो सर इसमें किलोमीटर प्रति नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में। तो 3 लाख को जो मीटर प्रति सेकंड में आप कन्वर्ट कीजिएगा, आपका आंसर आएगा, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। याद रखिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है बाबू लोग? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, अब अगर यहीं पर बात कर ले हम, ठीक है, कि सर कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो कांच में प्रकाश की जो चाल होती है बाबू, याद रखिएगा, ठीक है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। याद रखिएगा, यानी 2 लाख किलोमीटर, 2 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। याद रखिएगा। ठीक है, पूछेगा कि बताइए, ठीक है, बताइए कि कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी 2 लाख किलोमीटर प्रति घंटा होता है। ठीक है, और यही में पूछे सर जल में, तो जल में अगर प्रकाश की चाल पूछे जल में, तो याद रखिएगा 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कितना हो जाएगा? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे बोलता है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ठीक है, तो किसी अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होता है, ठीक है सर, देखिए ना, हम याद करते हैं, हाल ही भुला जाते हैं। आइए हम इसको प्रॉपर सोल्यूशन देते हैं कि आज के बाद भुलाइएगा नहीं, कैसे याद रखना है। ठीक है, अवतल दर्पण की टोटल चीज़ याद रखेगा, कौन धनात्मक होगा, कौन ऋणात्मक होगा। इसके लिए हमको चिन्ह प्रपाटी को समझना जरूरी है। ठीक है, चिन्ह प्रपाटी में कुछ ऐसा ही आप लोग पढ़े होंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, कुछ ऐसे ही आप लोग पढ़े होंगे, इसको x बोलते हैं और इसको -x बोलते हैं। ठीक है, इसको y बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? -y। ठीक है, आ समझ। और इसको बाबू मूल बिंदु बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु, जिसका निर्देशांक क्या होता है? 0 0। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है सर? 0 0 होता है। याद रखिएगा, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 0। ठीक है, तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा। अब बात किया है क्वेश्चन में अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण कुछ अगर ड्रॉ करना चाहे तो हम इसी तरह अवतल दर्पण ड्रॉ कर सकते हैं, जिसकी सर बाहरी सतह कलाई की रहती हो। वैसा दर्पण जिसकी बाहरी सतह क्या हो? कलाई की हो। तो ठीक है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कब बनेगा? जब सर दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर, जब दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर, ठीक है, कोई किरण जाता है तो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलता है, वहीं क्या बनता है सर? फोकस। क्या बनता है सर? फोकस बिंदु बनता है। और फोकस तथा ध्रुव के बीच, फोकस तथा दर्पण के ध्रुव के बीच की जो दूरी है, हम इसी दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। तब हम आप लोग खुद देखिए कि बताइए कि यहाँ बोल रहा है किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा। तो आप लोग खुद बताइए कि जो ये है फोकस दूरी, ठीक है, वो प्लस देने हैं कि माइनस देने हैं? ठीक है, तो सर आप लोग सभी को जान रहे हैं, ठीक है, कि जो यहाँ पर फोकस दूरी अवतल दर्पण का सर वो ऋणात्मक होगा। क्या हो जाएगा बाबू? ऋणात्मक होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऋणात्मक होगा सर अवतल दर्पण की फोकस दूरी। और अगर बात करें सर फोकस दूरी नहीं, वस्तु दूरी की बात करें, तो हम बताइए अवतल दर्पण के सामने वस्तु किधर रखते हैं? तो सर हमेशा अवतल दर्पण के सामने वस्तु, ठीक है, इधर रखते हैं सर। किधर रखते हैं? इधर। ठीक है, बाईं ओर रखते हैं। किधर रखते हैं? बाईं ओर। ठीक है, दर्पण के सामने रखेंगे तो वस्तु दूरी भी क्या होगा? यानी यू बराबर भी क्या होगा? ऋणात्मक। क्या हो जाएगा बाबू? ऋणात्मक। ठीक है, यू बराबर भी क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। आ गया समझ में? ठीक है, अगर बोले प्रतिबिंब दूरी सर, तो प्रतिबिंब दूरी अगर बात करें, अवतल दर्पण की प्रतिबिंब दूरी बात करें, ठीक है, तो ये धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, क्योंकि सर प्रतिबिंब इधर ही बन सकता है, प्रतिबिंब इधर ही बन सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक है, कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी पूछे तो ऋणात्मक, वस्तु दूरी पूछे तो ऋणात्मक, और अगर प्रतिबिंब दूरी पूछे तो धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कितना बढ़िया दिया गया है कि किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ठीक है, आइए फिर से चिन्ह प्रपाटी पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारे, अब बताइए बाबू उत्तल दर्पण क्या होता है सर? ठीक है, जिसकी आंतरिक सतह कलाई की हो, जिसकी आंतरिक सतह क्या हो? कलाई की हो। ठीक है, देखिए जिसकी आंतरिक सतह कलाई की हो। ठीक है,
जिसकी आंतरिक सतह कलाई हो। कुछ इसी तरह उत्तल दर्पण होगा, ठीक है। और इस पर प्रकाश कुछ इधर से आके पड़ेगा, ठीक है। और इस दर्पण से परावर्तन के बाद, ठीक है, जिस बिंदु पर प्रकाश आती हुई प्रतीत होगी, ठीक है, पाती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी, ठीक है, हम इस बिंदु को क्या कहेंगे, फोकस। अब बताइए कि उत्तल दर्पण से जो फोकस धनात्मक की ओर बन रहा है कि ऋणात्मक की ओर बन रहा है सर, तो हम सभी को जानते हैं इधर क्या होता है बाबू, धनात्मक पॉजिटिव होता है। इधर क्या होता है सर, पॉजिटिव होता है। इधर क्या होता है, नेगेटिव होता है सर। इधर क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो आप लोग खुद बताइए कि बताइए उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी किधर बन रहा है सर, तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी बन रहा है सर, धनात्मक तरफ बन रहा है। किधर बन रहा है, धनात्मक। तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होते हैं, धनात्मक। क्या होता है बाबू, धनात्मक। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहे हैं किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है। अब बताइए खुद कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, ठीक है। अब यहाँ पर बात आ गई सर लेंस की, ठीक है। अवतल लेंस आपको इस तरह नजर आते होंगे, ठीक है, इसी तरह होते हैं, ठीक है। जिसकी जिसकी किनारे के भाग क्या होती है, मोटा, और बीच में पतला होता है। जिसके किनारे के भाग मोटा और बीच में क्या होती है, पतला। शायद उसी को हम क्या बोलते हैं, अवतल लेंस बोलते हैं। अब अगर इसकी फोकस दूरी की बात करें, क्या बोले सर, इसकी फोकस दूरी की बात करें तो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है, अवतल लेंस का फोकस दूरी ड्रॉ करके देखते हैं। ये हमारा मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस जिसको बोलते हैं, प्रधान अक्ष बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसा है। और ये रहा अवतल लेंस से फोकस दूरी कब बनेगा, जब इसके मुख्य अक्ष के समानांतर, ठीक है, हम कोई किरण भेजेंगे और दर्पण से लेंस से परिवर्तन के बाद, ठीक है, जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होगी, ठीक है, कुछ ऐसे होगा इसका ड्रॉ, यहाँ पर आती हुई प्रतीत होगी। तीसरा यह सब फोकस दूरी यहाँ बनेगा। इसका फोकस बिंदु कहाँ बनेगा, इधर। तो अब खूब बताइए, ठीक है, क्या करें, यहाँ पर हम चिन्ह पर पाटी पढ़ते हैं तो इधर क्या होता है बाबू, तो सर इधर ऋणात्मक होता है सर। क्या होता है सर, ऋणात्मक होता है। तो आप खुद बताइए कि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगा, तो बेसिकली बात है सर, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक हो जाएगी, याद रखना, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला बोलता है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है। तो देखिए सिंपल बात में, अगर ज़्यादा आप नहीं टेंशन लेना चाहते हैं तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर हमसे पूछे बाबू अवतल दर्पण, क्या पूछे, अवतल दर्पण की बात करें या सर अवतल लेंस की बात करें, अवतल लेंस की बात करें, ठीक है, अवतल लेंस की बात करें, दोनों का ही फोकस दूरी हमेशा याद रखिएगा, दोनों का फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्या होता है बाबू, दोनों का फोकस दूरी क्या होता है सर, ऋणात्मक होता है। किसका सर, अवतल दर्पण या अवतल लेंस के पूछे तो दोनों की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। उसी तरह अगर उत्तल लेंस, क्या पूछे, उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण की बात करें, उत्तल दर्पण की बात करें, ठीक है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा, उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, धनात्मक होगा। क्या हो जाएगा बाबू, उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा सर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा था किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगा, वो धनात्मक हो जाएगा। अगले प्रश्न बोलता है वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन। तो वास्तविक प्रतिबिंब का हमेशा आवर्धन जो होता है बाबू ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है सर। आवर्धन किसे कहते हैं सर, तो आवर्धन जो है प्रति, अगर दर्पण के लिए पूछे, दर्पण के लिए पूछे तो दर्पण के लिए तो आवर्धन बराबर हम जानते हैं, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी। क्या होती है, प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी, ठीक है। और इसका ऋणात्मक मान कब, जब दर्पण के लिए पूछेगा तब। दर्पण के लिए अगर पूछे, रखिएगा दर्पण के लिए आवर्धन का जो मान होता है बाबू, ठीक है, क्या होता है सर, ऋणात्मक होता है, प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी, ठीक है। और एक और होता है बाबू, ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, आवर्धन बराबर, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा, हमेशा ऋणात्मक होता है। वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है, ठीक है। अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न बोलता है आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब का आवर्धन होगा। अब देखिए यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब है, ठीक है। यहाँ पर बाबू कौन सा प्रतिबिंब था, तो सर यहाँ पर था वास्तविक प्रतिबिंब। यहाँ पर बोल रहा है आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब। तो आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब का जो आवर्धन होगा धनात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, धनात्मक हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला बोलता है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन निम्न में से कौन सा होगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, दर्पण दिया गया, वो भी गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान तुरंत बताएं क्या हो जाएगा, ठीक है सर, तो V बटा U, ठीक है, V बटा U। भी यहाँ पर क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, और U क्या है, वस्तु की दूरी का ऋणात्मक मान। दर्पण के लिए हमेशा याद रखिएगा ऋणात्मक मान होता है, ठीक है। दर्पण के लिए क्या मान रखना है, ठीक है, तो दर्पण के लिए सर ऋणात्मक मान याद रखना है। दर्पण के लिए कौन सा मान याद रखना है, ऋणात्मक मान याद रखना है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गोली लेंस द्वारा, अगला है गोली लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन निम्न में से कौन सा होगा। अब गोलीय लेंस की बात कर रहा था, गोलीय लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन निम्न में से कौन होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, लेंस है सर। क्या है सर, लेंस है। और याद रखिएगा अगर जब लेंस की बात करें तो इसके लिए आवर्धन का मान क्या हो जाता है, ठीक है, प्लस में एम, प्लस में हो जाएगा एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इक्वल टू V/U, एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/U,
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बोलता है, ठीक है, ध्यान समझिए अगला प्रश्न। नई कार्तीय चिन्ह परपाटी के अनुसार मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर यानी वाई अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां मानी जाती है। धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आइए पहले इस क्वेश्चन को समझने के प्रयास बोलते हैं। बोलता है कि नई करातीय चिन्ह परपाटी के अनुसार, दैट मीन्स हमको, ठीक है, कार्तीय चिन्ह परपाटी पारने पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है उसके मुख्य अक्ष के लंबवत, तो सर इस चिन्ह परपाटी का मुख्य अक्ष ये होगा। ठीक है, ये वाला जो एक्स एक्सिस होता है इस मुख्य अक्ष होता है। ठीक है, तो इसके लंबवत तथा ऊपर की ओर, लंबवत तथा ऊपर के और लंबवत तथा ऊपर की ओर कौन है बाबू, वाई अक्ष है। ठीक है, लंबवत तथा ऊपर की ओर वाई अक्ष मापी जाने वाली दूरियां होती है। बताओ ऊपर वाला क्या होता है सर, हम लोग सभी को जानते हैं क्या होता है, धनात्मक। क्या होता है जी, धनात्मक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा, ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बोलता है नई कराती चिन्ह परपाटी के अनुसार मुख्य अक्ष के लंबवत, फिर से ध्यान समझिएगा, नई कराती चिन्ह परपाटी के अनुसार मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर मापी जाने वाली दूरियां मानी जाती है। तो नई कराती चिन्ह परपाटी के अनुसार, ठीक है, मुख्य अक्ष का लंबवत, मुख्य अक्ष ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, मापी जाने वाली इसकी बोलता है नई कराती चिन्ह परपाटी के अनुसार मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर, किसकी ओर, नीचे की ओर मापी जाने वाली दूरियां मानी जाएगी। तो याद रखिएगा हमेशा क्या बाबू, ऋणात्मक। क्या मानी जाएगी, ऋणात्मक। आइए ऑप्शन देख लेते हैं, क्या मानी जाएगी, ऋणात्मक। ऑप्शन का क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बाबू बोलता है नई कराती चिन्ह परपाटी के अनुसार मूल बिंदु के दाईं ओर एक्स अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरियां मानी जाती है। इसको भी ध्यान समझते हैं। नई कराती चिन्ह परपाटी के अनुसार मूल बिंदु के दाईं ओर, मूल बिंदु हमारा ही है बाबू, मूल बिंदु के दाईं ओर, किस ओर, दाईं ओर चलने के लिए बोला। दाईं ओर एक्स के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां क्या हो जाएगी, बताइए। दाईं ओर की एक्स के अनुदिश मापने वाली दूरियां क्या हो जाएगा सर, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, धनात्मक। क्या हो जाएगा, धनात्मक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नई कराती चिन्ह परपाटी के अनुसार मूल बिंदु के बाईं ओर, ठीक है, तो बाईं ओर क्या हो जाएगा बाबू, बाईं ओर हमेशा याद रखिएगा सर, ऋणात्मक। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ठीक है, दंत विशेषज्ञ मरीजों को दांतों का बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए, ठीक है, किस दर्पण का उपयोग करते हैं। हम सभी को जानते हैं सर, ठीक है, किसी वस्तु का जब बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना होता है तो किस दर्पण का उपयोग करते हैं हम लोग, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किस दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण की। अब यहाँ पे देखिए बात करते हैं समतल दर्पण की। तो समतल दर्पण क्या होता है सर, ये वैसा दर्पण होता है जिसमें प्रतिबिंब वस्तु के समान बनता है। वस्तु क्या बनता है, वस्तु के समान। जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, किस दर्पण में सर, समतल दर्पण में। और अगर बात करें समतल दर्पण की विशेषताएं के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, तो समतल दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनता है, याद रखिएगा हमेशा काल्पनिक। कैसा बनता है, हमेशा काल्पनिक बनता है सर। किस दर्पण में, पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक तथा सीधा। काल्पनिक तथा क्या होगा बाबू, सीधा। याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, काल्पनिक तथा सीधा, काल्पनिक तथा सीधा। अगर बात करें कि यदि 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 ये मान लीजिए समतल दर्पण है, कौन सा दर्पण है बाबू, समतल दर्पण। समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही है, ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब सर इसकी ओर कितने, इस वस्तु की ओर कितना स्पीड से आएगा, तो इस वस्तु के ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आएगा। दैट्स मीन्स कहे का मतलब है बाबू, हम लोग कहना ही चाह रहे हैं, ठीक है, कि जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब है सर, वस्तु का प्रतिबिंब जो है वस्तु से दुगना स्पीड से उसकी तरफ आता है, दुगना स्पीड से आता है। ठीक है, जैसे हम दर्पण के सामने 2 मीटर प्रति सेकंड से चल रहे थे तो हमारा प्रतिबिंब उधर से कितना स्पीड से आ रहा है, मेरे तरफ 4 मीटर प्रति सेकंड से। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किस बड़े दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर बोलता है सौर भट्टियों में पूछे या नाक कान गला जांच कराने में पूछे, ठीक है, तो हमेशा ये सब याद रखिएगा। किस दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण का। किस दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है टॉर्च, सर्चलाइट तथा वाहनों के अग्रदीप में हेडलाइट के रूप में प्रकाश समांतर किरणपुंज प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का उपयोग कर सकते हैं। तभी बोले टॉर्च में, सर्चलाइट में, वाहन के अग्रदीप में, ठीक है, नाक कान गला जांच करने में, रोगियों की ऐसा में, दांत के आकार को प्रतिबिंब को बड़ा दिखाने में, इस सब के लिए उपयोग है बाबू किसका, पता तो याद रखिएगा हमेशा, ठीक है, अवतल दर्पण का। किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। सर उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, सर उत्तल दर्पण का उपयोग हमेशा वाहनों का साइड मिरर के रूप में होता है। किसके रूप में, साइड मिरर के। अब यहाँ से सवाल उठता है सर कि आखिर उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों का साइड मिरर में ही क्यों होता है। क्योंकि बाबू हम सभी को जानते हैं, हम लोग सभी को जानते हैं, उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वस्तु से क्या होता है, छोटा। वस्तु से क्या होता है, छोटा। वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। अब देखो गाड़ी जब चल रही है बाबू आगे, तो ड्राइवर को पीछे देखने के लिए अगर उसमें प्रतिबिंब बड़ा दिखेगा तो पता ही नहीं चलेगा कि पीछे से आ क्या रहा है। इसलिए ठीक है, हमारे इंजीनियरों ने, ठीक है, वाहनों के जो साइड मिरर के रूप में दर्पण लगाया गया, उसी दर्पण का लगाया गया उत्तल दर्पण, ताकि जो वस्तु का प्रतिबिंब छोटा छोटा दिखे और उससे आसानी से पता चल सके कि पीछे से कौन
सी वाहन आ रही है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सेविंग दर्पण के रूप में अर्थात दाढ़ी मूछ बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का। किस दर्पण का बाबू? अवतल दर्पण का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है वाहनों के पश्च देखिए आगे क्वेश्चन, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण रियर व्यू मिरर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? अर्थात कहने का मतलब यह है कि वाहनों का साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो हमेशा याद रखिएगा कौन दर्पण का? उत्तल दर्पण का। किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा की प्रभावी व्यास कहलाता है। बोलता है गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा, यहाँ पे क्या बोला गया है? गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास हमेशा याद रखिएगा द्वारा कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? द्वारा। याद रखिएगा, ठीक है, कि गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा की प्रभावी व्यास क्या कहलाता है? द्वारा कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी लेंस की सहायता से किसी एक बिंदु पर सूर्य के प्रकाश का संकेंद्रण उष्मा उत्पन्न कर सकता है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, लेकिन थोड़ा सा घुरा कर दिया है, आइए समझते हैं। बोलता है किस लेंस की सहायता से किसी एक बिंदु पर सूर्य के प्रकाश व संकेंद्रण उष्मा उत्पन्न कर सकते हैं? कहने का मतलब यह है बाबू कि हम किस लेंस का उपयोग करें सर? अवतल लेंस का उपयोग करें कि उत्तल लेंस का उपयोग करें, जिससे क्या होगा कि इसका जो प्रतिबिंब किसी एक बिंदु पर हम फोकस कर सकते हैं, उसमें पूरे प्रकाश को हम एक बिंदु पर फोकस कर सकते हैं। आप ही बताइए किस लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं और किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो हम सभी को जानते हैं सर, उत्तल लेंस को, किस लेंस को बाबू? उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। जिसमें क्या होता है कि मान लीजिए उत्तल लेंस है, ठीक है, ये क्या है बाबू? उत्तल लेंस है। क्या है? उत्तल लेंस है, ठीक है, ये उत्तल लेंस है। उधर से जब प्रकाश की किरण इस पे आके पड़ेगी, इस पे आके पड़ेगी, ठीक है, तो इस सभी को एक बिंदु पर केंद्रित कर देगा। एक बिंदु पर क्या कर देगा? केंद्रित कर देगा। याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। इसलिए उत्तल लेंस को, ठीक है, इसकी सहायता से हम सूर्य के प्रकाश को उत्तल लेंस की सहायता से हम किसी एक बिंदु पर संकेंद्रण कर सकते हैं। याद रखिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या सही हो जाएगा? बी। आप पूछेगा सर अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। ये सर अपने से होकर प्रकाश को फैला देता है। जैसे देखो कुछ ऐसा, ये है बाबू, बढ़िया समझते हैं, आ जाओ, ठीक है। ये क्या है बाबू हमारा? ये है हमारा अवतल लेंस। क्या है? अवतल लेंस। अब इससे प्रकाश पार करेंगे, प्रकाश से सही पार करेंगे तो ये प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित ना करके और फैला देगा। क्या करेगा? और फैला देगा। और क्या कर देगा? फैला देगा। इसीलिए इस लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं इंग्लिश में, डाइवर्जिंग लेंस। कौन सा लेंस कहेंगे? डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया। अगला प्रश्न कहता है अवतल लेंस की क्षमता होती है, ठीक है। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? अब क्षमता की बात करें तो क्षमता की हम जानते हैं कि लेंस की क्षमता का मात्रा जो होता है, याद रखिए बहुत बार एग्जाम पूछा गया VVI क्वेश्चन से। लेंस की क्षमता की अगर बात करें तो लेंस की अगर क्षमता की हम बात करें तो लेंस की क्षमता का जो ऐसा ही मात्रा होता है डायऑप्टर होता है। क्या होता है बाबू? डायऑप्टर होता है। क्या होता है? डायऑप्टर। क्या होता है? डायऑप्टर होता है सर, डायऑप्टर होता है, जिसको डी से, कैपिटल डी से सूचित करते हैं। डायऑप्टर किसे सूचित करते हैं? कैपिटल डी से। तो लेंस की क्षमता का सही मात्रा क्या होता है? डायऑप्टर होता है, ठीक है। लेंस की क्षमता बराबर जो फॉर्मूला होता है P = 1/f। क्या होता है? 1/f। क्या होता है? 1/f। याद रखिएगा। लेंस की क्षमता का जो फॉर्मूला जो होता है 1/f, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट पूछ ले, ठीक है। लेंस की क्षमता बराबर होता है, ठीक है, 1/f। एफ यानी फोकस दूरी होता है। क्या होता है? फोकस दूरी। अब बात करते हैं अवतल लेंस की क्षमता की बात कर रहा है, तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होगा? जो अवतल लेंस का फोकस दूरी होगा, और अवतल लेंस की फोकस दूरी हम क्या जानते हैं? तो अवतल लेंस की फोकस दूरी सर हम ऋणात्मक जानते हैं। क्या जानते हैं? ऋणात्मक जानते हैं। तो बाबू बताओ, जब अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या होगा? ऋणात्मक। तो बेसिकली बात है कि जो क्षमता है, लेंस की क्षमता वो भी क्या होगा सर? तो वो भी ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक। क्लियर हो गया होगा आई होप, ठीक है। आई हम सबको जानते हैं कि अवतल लेंस की जो क्षमता होती है, फोकस दूरी होता है सर, ऋणात्मक होता है। तो इसलिए बात है जब फोकस दूरी ऋणात्मक तो लेंस की क्षमता भी क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता होती है। अब यहाँ पर उत्तल लेंस की क्षमता की बात किया है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा? तो उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो उत्तल लेंस की क्षमता की बात करें तो बताओ बाबू, तुम अपने बताओ, उत्तल लेंस का क्षमता बराबर फॉर्मूला 1/f। अब उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है सर? धनात्मक। क्या होता है बाबू? धनात्मक। जब फोकस दूरी ही धनात्मक तो लेंस की क्षमता भी क्या हो जाएगा सर? धनात्मक हो जाएगा सर। तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी? धनात्मक हो जाएगी, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। अगर किसी तरह का और दिक्कत हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में हम पूछ सकते हैं, ठीक है। हम एक क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, ठीक है, और अगले दिन और बेहतरीन तरीके से नए नए प्रश्नों को हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।